जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का माझी शाह एजुकेशन पर। दोस्तों, वेक्टर की इस स्पेशल सीरीज में आज अपन पढ़ने वाले हैं सदिशों का योग, एडिशन ऑफ वेक्टर कि दो सदिशों को जोड़ेंगे कैसे, उसके बारे में आज अपन सीखने वाले हैं। तो पहले तो वो सीखे, उससे पहले उसमें कुछ पॉइंट्स इंप्लीमेंट होते हैं, कुछ बेसिक बातें इंप्लीमेंट होती है, उनको जान लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? पहला पॉइंट ये करें कि सदिश राशियों को समांतर तथा समान परिमाण में अन्य स्थान पर विस्थापित किया सकता है। सिंपल सी बात यह है कि भाई यहां पे मेरे पास कोई सदिश ये ए है, ठीक, ये सदिश है, तो मैं इसको समांतर इसी डायरेक्शन में, समांतर मतलब ये होता है, अब जैसे कि मैं इसको यहां बना सकता हूं, ये सेम लेंथ का, उतनी ही लेंथ का, जितनी लंबाई यहां पे थी उतनी ही लंबाई का, ठीक है, और साथ में वही दिशा, सेम डायरेक्शन, ठीक। अगर कोई ऐसे है ए, तो मैं इसको यहां नीचे बना सकता हूं, ऐसे ए, समझ गए? तो इस सदिश को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, क्योंकि यहां से आप यहां शिफ्ट करोगे तो कुछ बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा, लेंथ उतनी कितनी, यानी कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या रहेगा, उतना उतना रहेगा। साथ में दिशा तो पहले भी वो थी, यानी नीचे आने के बाद भी वो रहेगी, समझ गए? तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सदिश को उसके समांतर कहीं पर भी विस्थापित किया जा सकता है, समझ गए? अगर कोई सदिश ऐसे है उसको मैं समांतर कहीं पर भी ऐसे यहां पर भी विस्थापित कर सकता हूं। बात क्लियर? ठीक है, बस कंडीशन ये है कि इसकी लेंथ समान होनी चाहिए, ठीक है। तो सदिश राशि को समांतर कहीं पर भी विस्थापित, अन्य स्थान पर विस्थापित किया जा सकता है, ठीक है। दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए? समान मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन भी समान होनी चाहिए। अब देखिए नेक्स्ट, सदिश राशियों का योगफल समान भौतिक राशियों में ही होता है, यानी कि जब अपन ऐड करेंगे तो जो सेम फिजिकल क्वांटिटी होती है, तो भौतिक राशियां होती है वो सेम भौतिक राशि। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको कोई बोल दे कि एक तो हो गया बल सदिश, फोर्स, फोर्स क्या हो गया? बल सदिश हो गया, ठीक है, फोर्स वेक्टर, और उसके बाद इस साइड बना लिया कि भाई विस्थापन सदिश, ठीक है, एक्स। तो क्या दोनों को जोड़ सकते हो क्या? नहीं जोड़ सकते। आप बल और विस्थापन को कैसे जोड़ सकते हो? नहीं जोड़ सकते ना। तो जिस प्रकार आप मीटर और किलोग्राम को नहीं जोड़ सकते, उसी प्रकार बल और विस्थापन को कैसे जोड़ोगे? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट को कैसे जोड़ोगे? नहीं जोड़ सकते। बस यही बात करेंगे कि सदिश राशियों का योगफल समान भौतिक राशियों में ही होता है, यानी कि आप फोर्स वेक्टर से फोर्स वेक्टर जोड़ सकते हो, यानी कि F1 कोई फोर्स है F1, उसमें आप F2 जोड़ सकते हो, उसमें आप F3 जोड़ सकते हो, या फिर कोई विस्थापन है x1, उसमें आप x2 जोड़ सकते हो, या फिर कोई वेग है, वेलोसिटी है v1, इसमें आप v2 जोड़ सकते हो, समझ गए? तो सेम भौतिक राशि आप जोड़ सकते हो, ठीक है, सेम फिजिकल क्वांटिटी। बात क्लियर? चलिए नेक्स्ट, सदिशों के योगफल से प्राप्त राशि सदिश होती है। तो सिंपल सी बात है, जब सदिश है, वेक्टर है, तो उनका सम करेंगे, योग करेंगे, तो उससे जो अपने को राशि मिलेगी, जो क्वांटिटी मिलेगी, वो भी क्या होगी? वेक्टर क्वांटिटी ही होगी, ठीक है। यानी कि अब भाई दो फोर्स को ऐड करोगे, दो बल को आप जोड़ रहे हो, तो दो फोर्स को ऐड करोगे तो वो भी तो क्या होगा? जो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा, दोनों का सम मिलेगा, वो भी क्या होगा? फोर्स वेक्टर ही होगा। बात क्लियर? चलिए, जिसे क्या बोलते हैं? परिणामी सदिश या रिजल्टेंट वेक्टर। ये ध्यान रखना, ये यहां पे है परिणामी, परिणामी, जबकि यहां पे है परिमाण। इन दो शब्दों में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश वालों को कोई दिक्कत है, भाई मैग्नीट्यूड हो गया और इसको बोल देंगे रिजल्टेंट वेक्टर, जबकि हिंदी मीडियम वाले इसको बोलते हैं परिमाण और ये परिणाम। परिणाम यानी कि रिजल्ट, नतीजा, दोनों को जोड़ने के बाद क्या नतीजा निकला, ठीक है। और जो परिमाण है, इसका मतलब जैसे कि F = बराबर क्या है? 5I न्यूटन है, तो ये 5 क्या शो करता है? परिमाण, मैग्नीट्यूड को, ठीक है। अब ठीक है, तीनों पॉइंट समझ गए, बेसिक चीजें। एक कह रहा है कि भाई कहीं पर भी समान पर विस्थापित किया सकता है, दूसरा कह रहा है कि सेम भौतिक राशियां जोड़ेंगे, तीसरा कह रहा है कि जो अपने को योगफल मिलेगा, जो अपने को रिजल्ट मिलेगा दोनों को जोड़ने के बाद, उसको बोलते हैं परिणामी सदिश या फिर रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। अब सदिशों के योग करने के, सम करने के तीन नियम है। एक तो त्रिभुज नियम, समांतर चतुर्भुज नियम, बहुभुज नियम, ठीक है। तो इन तीनों नियमों को अपन समझने वाले, ठीक है। ये अगर एक बार इस त्रिभुज नियम को समझ गए तो फिर बहुभुज नियम कोई चीज नहीं, सिंपल सी बात है। समांतर चतुर्भुज भी सिंपल सी बात है, कोई बात नहीं। मैं अपन फोकस करेंगे इस त्रिभुज नियम पे, ये क्या क्या है, ठीक है। बात क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए, सदिशों के योग में सबसे पहला नियम
सदिश योग का त्रिभुज, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब देखिए ये इसकी लैंग्वेज है, हिंदी मीडियम वाले देख लेना, ठीक है, इसको पढ़ लेना, लिख लेना। समझाने के लिए मैं यहाँ पे समझाता हूँ कि लैंग्वेज क्या कह रहा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। देखिए लैंग्वेज ये कह रहा है कि भाई आपको यदि दो सदिशों को ऐड करना है, दो वेक्टर को जोड़ना है, तो आप क्या करोगे कि भाई यदि एक वेक्टर, ये क्या है, त्रिभुज है, तो एक वेक्टर कोई भी ए बी और दूसरा वेक्टर बी सी, ये दोनों त्रिभुज की दो लगातार भुजाओं को रिप्रेजेंट करे। यदि ये दोनों सदिश त्रिभुज की दो लगातार भुजाओं को प्रदर्शित करे, रिप्रेजेंट करे, तो जो तीसरी भुजा होती है उसको विपरीत डायरेक्शन में लेने पर वो इसके रिजल्टेंट को शो करती है, परिणामी को शो करती है। किसको? रिजल्टेंट को, परिणामी को शो करती है। कहने का मतलब क्या है कि भाई फॉर एग्जाम्पल ये क्या है, कोई अपने पास क्या है, त्रिभुज है ए बी सी। अभी इनको भूल जाओ, आर पी क्यू को भूल जाओ, ठीक है। ए बी सी आपके पास क्या है, त्रिभुज है। अब ये जो है आपके पास जो त्रिभुज है वो ए बी सी, वो कैसे मिलकर बताए, ए बी एक सदिश है जिसकी दिशा ए से बी की ओर, बी सी एक सदिश जिसकी दिशा बी से सी की ओर। तो जो तीसरी भुजा होती है ना, वो तीसरी भुजा अगर मैं इसको ए से सी की तरफ लूं, यानी कि इनकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे, तो इसकी जो उल्टी डायरेक्शन में है, इसको अगर सही डायरेक्शन के हिसाब से देखो तो ऐसी डायरेक्शन होनी चाहिए, लेकिन उल्टी डायरेक्शन, ऐसे नहीं हो गया, उल्टी वाली डायरेक्शन। तो जो उल्टी डायरेक्शन जो भुजा होती है वो इन दोनों भुजा जो सदिश है इनके योग को व्यक्त करेगी, दोनों वेक्टर के सम को ये रिप्रेजेंट करेगी। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि वेक्टर ए बी प्लस बी सी, ए बी यानी कि ए से बी की ओर, बी सी यानी कि बी से सी की ओर, इज इक्वल टू होगा ए से सी की ओर। अब ठीक है, अब एक्चुअली इस ए सी को अपन क्या बोल देते हैं, आर, रिजल्टेंट वेक्टर। आर क्या यहां पर, रिजल्टेंट, ठीक है। आर यहां पे क्या आ जाएगा, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट यानी कि परिणामी सदिश, परिणामी सदिश। और इस ए बी को अपन ने बोला है पी, नाम दे दिया पी वेक्टर, और इसको नाम दे दिया क्यू, तो पी क्यू बराबर आर। अब इसको यदि आप ध्यान से देखोगे, इसको यदि आप ध्यान से देखोगे ना, तो यहां से ये तो समझ के भाई आर बराबर पी प्लस क्यू, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पी क्या है, पी इस साइड है, क्यू इस साइड है, ठीक है। तो ये आर कौन सा वाला है, ऐसे विपरीत, समझ गए, यहां से ऐसे जाने वाला, बात क्लियर, ठीक है। और ये कैसे होता है, जब हम समांतर चतुर्भुज का लॉ पढ़ेंगे उससे और चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ये वाला। अब देखो ये क्या है, ए सी है, तो क्या मैं इसको ए सी को माइनस ऑफ सी ए लिख सकता हूं, मैंने बताया था यदि आप ए सी को ए बी को बी ए लिखोगे तो माइनस निशान आ जाता आगे, ठीक है। ये हो गया, ए सी को मैं क्या लिखूंगा, माइनस ऑफ सी ए बराबर ए बी प्लस बी सी। अब यहां से देखो, अगर मैं इसको सी ए को इस साइड लेके जाऊं तो इस साइड क्या रहेगा, जीरो, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू जीरो। यानी कि सीधा सा मतलब ये है कि आप यदि इसको और इसको तीनों को सेम डायरेक्शन में लेके जोड़ो तो योग क्या आएगा, जीरो आएगा। तीनों वेक्टर को यदि सेम डायरेक्शन ए बी, बी सी और सी ए तीनों को जोड़ो तो क्या था, योग जीरो। ये अपने को कहां से मालूम पड़ा, यहां से, ठीक है, ए बी बी सी सी ए। लेकिन यदि आपको पूछा जाए कि और ये ऐसा क्यों होता है योग जीरो, क्योंकि आपको पता है कि भाई ए बी प्लस बी सी कितना होता है, ए सी, तो साफ बात है ए सी प्लस सी ए बराबर जीरो तो होगा। हमेशा आपको पता है जो ऑपोजिट वेक्टर होते हैं ए बी प्लस बी ए, और ए बी और बी ए क्या है, ऑपोजिट वेक्टर है, एक दूसरे के उल्टे वेक्टर है, ठीक है। यानी कि ए से बी ए बी हो गया और बी से ई ये हो गया, दोनों का लेंथ सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन अलग अलग, तो इनका योग क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इनमें से किसी भी एक को मैं दूसरे के माइनस की फॉर्म में लिख सकता हूं। यानी कि अगर मैं ए बी को ही मैं माइनस बी लिख सकता हूं, माइनस बी है, पॉजिटिव का बी है प्लस बी है, बराबर जीरो तो होगा, ठीक है।
तो इसीलिए ये 0 होता है। तो यानी कि मतलब ये तो मैंने चलो आपको समझाने के लिए बताया कि मतलब इसका ये भी एक मायना निकल सकता है, ठीक है। मतलब इससे ये भी एक बात समझ सकते हैं कि जो त्रिभुज यदि तीन वेक्टर यदि त्रिभुज की भुजाओं को शो करते हैं, पहला ए बी बी सी सी ए, तो तीनों को समान दिशा में लिया जाए, तीनों को समान दिशा में, यानी ए बी बी सी सी ए, इसको बोले समान दिशा, ए बी बी सी सी ए समान दिशा में लिया जाए तो तीनों का सम क्या होगा 0। और यदि दोनों को समान दिशा में लिया जाए, दो को ए बी और बी सी इनको समान दिशा में लिया जाए तो तीसरी भुजा है विपरीत दिशा में, देखो लिखा हो तब विपरीत में ली गई तीसरी भुजा, तो तीसरी भुजा जो विपरीत दिशा में होगी वो क्या शो करेगी, इसके रिजल्टेंट को क्या शो करेगी, इनके परिणामी को, इनके योग को शो करेगी, यानी P प्लस क्यू इक्वल क्या हो जाएगा R, P प्लस क्यू इक्वल टू R। अब देखो अब अपन पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज, वहां से ये बात और भी ज्यादा क्लियर और पुख्ता हो जाएगी, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब पढ़ते हैं सदिश योग का समांतर चतुर्भुज नियम। फिर से वही कि जब किसी समांतर चतुर्भुज की दो आसन भुजाओं को, दो आसन भुजा यानी कि दो पास वाली भुजा, ठीक है, उनको यदि दो वेक्टर द्वारा रिप्रेजेंट किया जाए, यानी कि कोई समांतर चतुर्भुज है उसकी दो आसन भुजा यानी कि जो पास वाली भुजा है, इन दोनों भुजाओं को यदि दो सदिशों द्वारा निरूपित किया जाए तो इनका जो विकर्ण होता है ना, जो डायगोनल, वो इनके रिजल्टेंट विकर्ण परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा को व्यक्त करता है। जो रिजल्टेंट है वो परिणामी सदिश के, सॉरी जो विकर्ण है वो क्या करता है, परिणामी सदिश के परिमाण और दिशा को व्यक्त करता है, यानी कि जो रिजल्टेंट क्या होता है, जो डायगोनल होता है ना, वो होता है रिजल्टेंट। अब देखो कहने का मतलब क्या है, अब सिंपल सी बात है इसमें, पहले तो क्या चीज काम करेगी, मैंने कहा किसी भी वेक्टर को या फिर किसी भी सदिश को उसके समांतर या फिर पैरेलल कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है, ठीक है। यानी कि इसको मैं Q को यहां पे समांतर शिफ्ट कर सकता हूं ऐसे, इसको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये बन गया Q, यहां पे सेम लेंथ सेम दिशा, ठीक है, ओके। इस P को भी मैं चाहूं तो शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। वैसे P को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन चलो ये भी मैं बता दूंगा, ठीक है। इस P को इस साइड डायरेक्शन ये, तो ये कह रहा है कि इनका जो विकर्ण होता है डायगोनल, जो R, जो रिजल्टेंट क्या होता है, डायगोनल होता है विकर्ण R, समझ गए। तो यानी कि R इक्वल टू क्या हो जाएगा, R इक्वल टू ये P प्लस ये Q, P प्लस ये Q। अब तो ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है यदि इस वाले पार्ट को भूल जाओ तो ये देखो P Q, तो उल्टी दिशा में यदि R है वो किसको शो करता है, इनके रिजल्टेंट को, यानी कि इनके योग को, सम को, यानी P प्लस Q का सम क्या होगा, P प्लस Q योग क्या होगा R। यहां से देखो तो Q प्लस P उल्टा R, ठीक है, इनकी डायरेक्शन ऐसे ऐसे, ठीक है। तो इस साइड इसके जो P की जो डायरेक्शन बनी इसके उल्टा ऐसे ले लो तो R बराबर P प्लस Q या Q प्लस P लिख दो, ठीक है। तो इससे आगे ये R इक्वल टू P प्लस Q, सिंपल सी बात है, ठीक है। यानी कि समांतर चतुर्भुज है, ये क्या बन रहा पूरा समांतर चतुर्भुज, ये एक भुजा ये एक भुजा, दोनों के समांतर एक दूसरे के पैरेलल है, ये और ये एक दूसरे के पैरेलल है, और दोनों सदिशों को, इस वेक्टर को मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इसको मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहां शिफ्ट कर सकता हूं, इसको मैं यहां शिफ्ट कर सकता हूं, ठीक है। तो यानी कि कुल मिला के अगर आपके पास, ये तो मैंने बाद में बनाया, ये वाली लाइन ये वाली लाइन ये वाली लाइन बाद में बनाई है, पहले आपके पास लाइन क्या थी, पहले आपके पास लाइन ये थी कि भाई एक Q है दूसरा P है, ठीक है। तो मैंने Q को पैरेलल यहां शिफ्ट कर दिया और इस P को पैरेलल यहां शिफ्ट कर दिया, समांतर शिफ्ट कर सकते हैं, ठीक है, सेम लंबाई का और सेम दिशा में, ठीक है। तो यदि एक पार्ट को भूल जाए तो ये क्या बन रहा है, सदिश योग का त्रिभुज नियम, P प्लस Q बराबर R, ठीक है। अब कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास यदि दो वेक्टर है, ये सिंपल सी बात है, शॉर्ट लैंग्वेज बताऊं, एक वेक्टर P है दूसरा वेक्टर Q है, तो जो उनका रिजल्टेंट होगा सदिश वेक्टर R, R इक्वल टू क्या होगा P प्लस Q, और एक्चुअली ये R क्या होगा, इसका विकर्ण होगा, समांतर चतुर्भुज का क्या होगा, विकर्ण डायगोनल, ठीक है, डायगोनल होगा, समांतर चतुर्भुज का विकर्ण होगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, समांतर चतुर्भुज का निर्माण करेगा ऐसे पूरे, ठीक है, बात क्लियर। इसको समांतर चतुर्भुज बना देना ऐसे लंबा सा करके, ऐसे लेके थोड़ा सा ऐसे, ये तो ये हो गया सदिश योग का समांतर चतुर्भुज का नियम। चलिए अब पढ़ते हैं
बहुभुज वाला। अब देखिए, अब पढ़ते हैं सदिश योग का बहुभुज नियम। अब देखो बहुभुज नियम क्या कहता है, सिंपल सी बात है, ये कहता है कि भाई बहुभुज मतलब क्या होता है, सभी को पता है, भुजाएं जो ज्यादा होती है यानी कि 2 3 4 5 जितनी भी, अगर आपके लिए एक त्रिभुज की बात करें, त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज है, त्रिभुज भी क्या है, एक बहुभुज ही है, ठीक है, समझ गए। तो 3 या 3 से अधिक भुजा है तो वो क्या बन जाता है, बहुभुज बन जाता है। तो अब देखिए, यदि कोई बहुभुज है उसकी भुजाओं को कौन रिप्रेजेंट करे, यदि 4 है फॉर एग्जाम्पल, ये जो मेरे पास 4 वेक्टर है उसके पास 5वीं भुजा एक बार आएगी, ठीक है, तो 5 भुजा है, तो 5 में से 4 भुजा है, 4 सदिशों को वेक्टर है, इस ए को ए सदिश, बी सदिश, सी सदिश और डी सदिश। तो जो 5वीं भुजा है जो इस त्रिभुज को बंद करेगी, सॉरी इस बहुभुज को बंद करेगी, उसको विपरीत सीक्वेंस में, ठीक है। अब ये क्रम कैसा है, ऐसे 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 सारे, तो वो ऐसे नहीं लेके ऐसे क्रम वाला, इस डायरेक्शन वाला, इस डायरेक्शन वाला, वो होगा आपके आर सदिश। और ये आर सदिश क्या होगा, सभी का योग शो करेगा, सम आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, समझ गए। अब आपसे कोई पूछे कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी, इनका सम, इन सभी का सम क्या होगा, तो सम किसके इक्वल होगा, आर वेक्टर के इक्वल। और आर वेक्टर क्या है, लास्ट भुजा है इस जो बहुभुज उसकी अंतिम भुजा को विपरीत सीक्वेंस में, विपरीत दिशा में ले ले, ठीक है, तो वो किसको शो करते हैं, इनके रिजल्टेंट को। अब ये हुआ कैसे उसको समझते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है, यदि ये ए बी है, तो यदि मैं यहाँ पे कोई लाइन खींचूं, ठीक है, यहाँ मैंने लाइन खींच ली, ठीक है, तो ये देखो ये कोई वेक्टर आ गया, तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ई बोल सकता हूँ, ई वेक्टर, ई सदिश, ठीक है। और आपको पता है कि त्रिभुज योग के नियम से ई सदिश बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और ई को उल्टे क्रम में लोगे तो ये तो होता है ए बी ई की जगह पहले यहाँ पे आ था, ठीक है, अब एक्चुअली नाम ई दे दिया, तो ई इक्वल क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ई इक्वल टू ए प्लस बी, बात क्लियर। ये तो अब देखो मैं यहाँ पे एक बार बनाऊं, लाइन खींचू, डायग्राम बनाऊं यहाँ पे, तो एक्चुअली मैं इन सबको भूल जाऊं। अब देखो इनको ऐसे, तो ई वेक्टर और ये प्लस सी वेक्टर, ई और सी बराबर क्या हो जाएगा, ये वाला, इसको मैं कुछ भी नाम देता एफ देता हूँ, एफ, ठीक है। तो एफ बराबर क्या हो जाएगा, ई सदिश प्लस सी सदिश, ई सदिश प्लस सी सदिश, ठीक है। इनको चलो यहाँ लिख लेता हूँ, ई सदिश इज इक्वल टू ए प्लस बी, इसी प्रकार नेक्स्ट आया एफ, तो ई प्लस सी, ठीक। अब यहां पे देखो, अब इन सबको भूल जाओ, इनको देखो सिर्फ, तो ये एफ बी साइड और उल्टा विपरीत क्रम में आर, तो यानी ये भी क्या बन गया, त्रिभुज नियम बन गया। तो आर इज इक्वल क्या हो जाएगा, एफ प्लस डी। जो सारी वैल्यू पुट करोगे तो आर इज इक्वल टू एफ इज क्या लिखोगे, ई प्लस सी, ई प्लस सी प्लस डी, और ई की क्या लिखोगे, ए प्लस बी, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर प्लस डी वेक्टर। यानी कि अगर जो त्रिभुज की 4 भुजाएं 4 वेक्टर को शो कर रही है और सेम सीक्वेंस में, ऐसे सेम क्रम, ठीक है, ए बी साइड बी साइड सी डी, तो जो 5वीं भुजा है उसको विपरीत सीक्वेंस में ले, ठीक है, विपरीत दिशा में ऐसे ले इनके, तो वो किसको शो करेगी, इनके रिजल्टेंट को, इनके योग को शो करेगी, सम को शो करेगी, ठीक है, बात क्लियर। तो ये होता है बहुभुज का। अब इन्हीं नियम पे बेस अपने एक मैथमेटिकल फार्मूला आता है, आपने पढ़ा होगा आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, उसको पढ़ते कि वो कहां से है, और वो अपने बहुत ज्यादा काम आने वाला है, इसलिए अगला जो भी होने वाला है मैं आपको समझाने वाला उसको अच्छे से समझना, ठीक है। अब सदिशों को योग को अपन मैथमेटिक फॉर्म में पढ़े, उससे पहले एक चीज बताना जरूरी है। आपके माइंड में ये तो आया होगा कि सर यदि अपन ने योग पढ़ लिया, सम पढ़ लिया, जोड़ना पढ़ लिया, तो सर इसको घटाएंगे कैसे, ठीक है, कि वेक्टर को यदि माइनस करना हो आपस में तो वो कैसे होगा। तो देखिए सिंपल सी बात है, अब ये तो क्या होता है जोड़ना, सेम सीक्वेंस देखो, ये p प्लस q, ये देखिए उल्टी दिशा में, ये विपरीत जो सीक्वेंस है उसमें उल्टे सीक्वेंस में अपन यदि
किसी वेक्टर को ले तो आर वेक्टर वो क्या शो करता है, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू। क्लियर? पी और क्यू सेम सीक्वेंस में, तो जो रिवर्स सीक्वेंस में, उल्टे सीक्वेंस में अपन आर को ले तो क्या शो करता है इनके योग को। अब बात करते हैं घटाना कैसे, तो घटाना भी वही चीज है, उसमें कोई और चीज नहीं है। अभी अगर ये क्यू है तो इसका अगर मैं ऐसे एक वेक्टर बना सकता हूं उल्टा, सेम लंबाई का, ठीक है, सेम लेंथ का, ठीक है, और दिशा बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल उल्टी, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। समझ गए? ये माइनस क्यू हो जाएगा क्योंकि जो विपरीत वेक्टर होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के माइनस होते हैं। ये क्यू है तो ये माइनस क्यू, अगर ये भी है तो दूसरा बी है। समझ गए? तो ये क्यू है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस क्यू। तो साफ बात है, यदि ये पी है ये क्यू है तो जो ये जो है रिजल्टेंट, ये वाला आर किसको शो करेगा, पी प्लस माइनस क्यू को, यानी कि क्या हो जाएगा, पी माइनस क्यू। समझ गए? जब ये वाले आर का क्या आएगा, ये वाला। बात क्लियर? तो इसका जो रिजल्ट, ये दोनों आर एक्चुअली सेम नहीं है, मैंने सिंबल भले सेम दे दिया, भले इसको एस बोल दो, ठीक है, इसको भले एस दे दिया, एस ना दे दो सिंबल, ठीक है, ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो जो इसका और इसका सम है वो क्या हो जाएगा, आर, जबकि इसका और इसका सम सेम सीक्वेंस है, वो सम क्या है, एस हो जाएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पे क्यू नहीं हो गया, माइनस क्यू है, तो अब देखो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, पी वेक्टर में से क्यू वेक्टर का क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, यहाँ पे पी वेक्टर में क्यू वेक्टर जुड़ रहा है। बात क्लियर? समझ गए? तो माइनस का मतलब इतना सा होता है कि एक वेक्टर को उल्टा कर दो, रिवर्स कर दो, बस रिवर्स करके उसमें ऐड कर दो, सिंपल सी बात है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं? ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके मैथमेटिकल फॉर्म्स की ओर, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, सदिशों का योग, मैथमेटिकल मॉडल, गणितीय रूप। अब कहने का मतलब क्या है कि भाई आपको पता है कि मैंने बताया था समांतर त्रिभुज का नियम में, ठीक है, कि एक वेक्टर पी है, दूसरा है क्यू, तो इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है आर, ठीक है, जैसे कि ये कोई क्यू है, ये कोई वेक्टर क्या है, पी है, तो इनका जो रिजल्ट होता है आर, उसको लिखते हैं एक्चुअली आर वेक्टर इज इक्वल टू पी वेक्टर प्लस क्यू वेक्टर। तो ये तो मैंने एक ऐसे वेक्टर फॉर्म में बताया कि आप वेक्टर फॉर्म में ऐड कर सकते हो, आर इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। लेकिन यदि कोई आपसे पूछे कि जो आर सदिश है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, परिमाण क्या होगा, तो वो निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, मैथमेटिकल मॉडल का यूज करते हैं। यानी कि दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण, दो सदिशों के परिणामी सदिश का परिमाण क्या रखना है, यानी कि टू डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेशन है, ठीक है, डेरिवेशन में आपको बताऊं कर रहा हूं, उसका कोई यूज नहीं है, क्योंकि लास्ट में आपको फॉर्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ऐसा डेरिवेशन में भी ऐसा नहीं है कि मतलब आप लोग उस डेरिवेशन को याद रख लोगे तो वहां एग्जाम में ये निकाल लोगे, नहीं, ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ठीक है, वहां एग्जाम में डेरिवेशन करके ये निकाले नहीं बैठ सकते, तो इसको याद करना ही है। तो वैसे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना जाता। ठीक है, मैंने आपसे 2-3 लेक्चर में फिनिश करने के लिए बोला था वेक्टर, लेकिन टाइम ज्यादा जा रहा है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी उम्मीद कर रहा हूँ आपको चीजें समझ में आए, ताकि आगे कोई दिक्कत नहीं हो जाए। ठीक है, फिर आपको मजा आए चीजें पढ़ने में। इससे ना बहुत सारे, हालांकि अपने लैबोरेटरी वाले में नहीं है ये सारे टॉपिक, लेकिन जब आप विस्थापन पढ़ते हो, वेग पढ़ते हो, ठीक है, ये समतलीय गति वगैरह चैप्टर पढ़ते हो ना, लीनियर मोशन वगैरह, वहां पे ये बहुत काम आता है, ये वेक्टर बहुत काम आता है, लीनियर मोशन वगैरह में वेक्टर बहुत काम आता है। ठीक है, आपके हालांकि वो सिलेबस में नहीं है बाकी, लेकिन बहुत उपयोगी है। खैर फिर भी अपनी यूज तो है। ठीक है, तो अभी यहाँ पे क्या है एक्चुअली में कि अब अपन निकालेंगे इस आर वेक्टर है जो रिजल्टेंट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड निकालना है। ठीक है, उसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालने का फॉर्मूला है आर इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2p क्यू cos थीटा। कंडीशन क्या है, सदिश p व q के मध्य कोण क्या है, थीटा हो। यानी कि एक वेक्टर जो p है, दूसरा वेक्टर q, उनके मध्य जो एंगल है ना, वो एंगल ये क्या, थीटा है। एंगल कितना है, थीटा है। तो इनका जो मतलब इनका जो क्या है, हाँ, इनका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा r, उसका मैग्नीट्यूड, इसको लिख दिया r। इसके ऊपर मैंने एरो नहीं लगाया, ये सिर्फ क्या करता है, इसको संख्या को बदल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल यदि r इज इक्वल टू
कहने का मतलब है कि r इज इक्वल टू 5i है, तो इसमें r क्या होगा, इसमें r वाला इक्वल होगा 5। समझ गए? r यानी कि सिर्फ इसके आंगिक मान को शो कर रहा है, मैग्नीट्यूड को शो कर रहा है। बात क्लियर? ठीक है, तो इस r वेक्टर जो आपके आया है यहां से, इसका जो मैग्नीट्यूड है, जो परिमाण है, वो क्या होगा, वो r, तो उसका फॉर्मूला होता है r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq cos थीटा। ये खोपड़ी में बिठा देना, r इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर 2pq cos थीटा। ठीक है, ये इसको अच्छे से याद रखना। अब मैं इसके रिगार्डिंग कुछ 3-4 स्पेशल केस करवाता हूं, उससे ये फॉर्मूला आपके माइंड में चप सा जाएगा। ठीक है, चलिए अब देखिए, लिख लेना स्पेशल केस, विशेष स्थिति। अब देखो, मैंने बताया कि P और Q के मध्य एक एंगल है थीटा, कोण है थीटा। तो उस कोण थीटा के बारे में देखते हैं कि यदि P व Q यदि एक ही दिशा में हो, यानी कि P की डायरेक्शन भी है, Q की डायरेक्शन भी है, एक ही दिशा में है, तो साफ बात है थीटा क्या होगा, 0। भाई इसकी दिशा भी है, इसकी दिशा भी है, तो इनके मध्य कोण थोड़ी ना बनेगा, कोण 0 से कोण होगा। कोण कब बनेगी, जब एक दिशा ये है, दूसरी दिशा थोड़ी सी ऐसे इस साइड जाए तो कुछ ना कुछ एंगल बनेगी। सेम दिशा में हो, ये यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो ये सेम दिशा में हो जाएगी थीटा 0, तो समान दिशा यानी थीटा 0, P व Q एक ही दिशा में यानी कि थीटा 0। तो साफ बात है R क्या है, P प्लस Q का सम है। ठीक है, जहां पर ये क्या है, R, इस R वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, P क्या है, P वेक्टर का मैग्नीट्यूड, Q क्या है, Q वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ठीक है, चलिए, तो ये हो जाएगा प्लस 2pq cos थीटा, यानी कि फॉर्मूले की फॉर्म में अपने को रखना पड़ेगा। ठीक है, R इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर 2pq cos थीटा। अब cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो cos 0 का मान 1 है, तो ये हो जाएगा 2pq। ठीक है, ये q है। ठीक है, तो यहां से देखोगे p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq क्या बनता है, p प्लस q का स्क्वायर, ये होगा भाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2ab क्या होता है, a स्क्वायर प्लस a प्लस b का स्क्वायर, ये होता है फॉर्मूला। सेम वही चीज है भाई, आप जो पढ़ते हो x प्लस y का स्क्वायर, तो ऐसे पढ़ते हो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2xy, तो सेम वही है, नाम अलग अलग है, xy की जगह pq आ गया, तो इसको मैं p प्लस q का स्क्वायर लिखता हूं, और स्क्वायर से ये रूट कैंसिल, तो r इज इक्वल टू आ जाएगा p प्लस q। यानी सीधी सी बात है, इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है आपस में जुड़ जाएगा, बस समान दिशा है तो दोनों का मैग्नीट्यूड आपस में जुड़ जाएगा। अब क्या है, p व q दिशा विपरीत हो, एक इस साइड है दूसरा इस साइड, यानी कि एक जा रहा है इस साइड दूसरा जा रहा है इस साइड, तो इनके मध्य एंगल कितना हुआ, कोण देखो, कोण बना पूरा 180 का। समझ गए, एक इस साइड जा रहा है दूसरा इस साइड जा रहा है, यदि भी कभी भी विपरीत की बात है ना, एग्जैक्ट विपरीत, एग्जैक्ट उल्टा, तो वो कोण होता है 180। देखो ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो कोण पूरा पूरा ये 180, क्योंकि ये यहां से ऐसे घूम गया, ऐसे 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 होता था, ऐसे पूरा ऐसे होता होता तो ये यहाँ तक कितना 180 डिग्री एंगल का एंगल बन रहा है। ठीक है, तो थीटा 180 यानी कि cos 180 कितना होगा, -1, तो यहाँ -1 रखोगे तो ये आएगा p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर माइनस 2pq। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, r इक्वल टू p माइनस q का स्क्वायर, ये होगा फॉर्मूला में फिर से x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2xy, यहाँ पर क्या होगा x माइनस y का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यानी कि p माइनस q का स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि क्या हो जाएगा p माइनस q। यानी कि अगर क्या हो रहा है कि दोनों एक दूसरे के विपरीत है, तो ये क्या हो जाएगा, आपस में इनका जो मैग्नीट्यूड है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल करवाऊंगा, उससे ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। ठीक, अब देखो, अब कह रहा है कि p व q का लंबवत हो। ठीक है, यानी कि इनके मध्य एंगल क्या हो, 90 डिग्री हो, थीटा कितना 90, आपको पता है cos 90 कितना होता है 0। अब cos 90 0 पे ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ये वाला पार्ट 0 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, अंदर रहेगा r इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, r इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर। बात क्लियर, समझ गए? चलिए, तो ये चीज है, तो ये फॉर्मूला याद रखना, r इक्वल टू रूट ऑफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर 2pq cos थीटा। थीटा क्या है, यहाँ पर p और q के मध्य एंगल, ये खोपड़ी में बात बिठा के रखना, भूलना नहीं। ठीक है, चलिए अब करते हैं एग्जांपल। अब देखिए आज की आखिरी स्लाइड और सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखिए, अब अपन 3 स्थिति यहाँ पर अध्ययन करेंगे, 3 कंडीशन की बात करेंगे। एक कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कंडीशन में कि भाई ये कोई क्या है, पार्टिकल है, ये कोई पार्टिकल है या वस्तु है, कुछ भी है, ये तीनों केस में क्या कोई पार्टिकल है या वस्तु है, उस पर क्या लग रहा है, 2 फोर्स लग रहे हैं, एक तो लग रहा है F1, दूसरा लग रहा है F2। ठीक है, तो इस पे कुल बल कितना लग रहा है, टोटल बल कितना लग रहा है। अब दोनों फोर्स को क्या करना है, ऐड करना है, दोनों फोर्स को आपको जोड़ना है, और फोर्स क्या है, वेक्टर है,
फोर्स क्या वेक्टर, उनको कैसे जोड़ोगे? तो देखो सिंपल सी बात है, दोनों केस में आपको सदिश रूल के अकॉर्डिंग जो क्या आएगा, F इक्वल टू F1 प्लस F2, सभी केस में F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस F2, और यहां से भी F इक्वल टू, यहां भी देखो तो F इक्वल टू वेक्टर F1 प्लस F2, ठीक है, बात क्लियर? अब देखो इसमें देखो F1, तो F1 कितना है 4i और F2 कितना है 3i, यानी कि ये टोटल हो जाएगा 7i न्यूटन। F इक्वल क्या हो जाएगा 7i न्यूटन। ये तो हो गया इससे। अब अपने जो उस फॉर्मूले से देखते हैं, तो उस फॉर्मूले से अपन देखते हैं तो अपने क्या होता है, सेम डायरेक्शन है दोनों फोर्स का, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा F, इसका जो रिजल्ट आ रहा है F, उसका मैग्नीट्यूड F बराबर क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। क्यों? क्योंकि थीटा बराबर 0 इसमें ये आता है P प्लस Q, ठीक है। तो F1 प्लस F2 यानी कि इसका वाला कितना है 4 प्लस इसका वाला 3 यानी कि 7, तो ये 7 वही है, देखो 7 यही से आया, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये 4 लग रहा है उल्टा, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा F1 प्लस F2, तो F1 एक्चुअली कितना है 4i और F2 कितना है -3i, ठीक है। -3i यानी कि इसका मतलब ये नहीं कि -3 है, नहीं, ये कोई माइनस और प्लस 3 को शो नहीं करते, ये माइनस आ गया मतलब ये शो कर रहा है -i को, -i यानी कि इससे डायरेक्शन, ठीक है। i ये होता है, -i ये, j ये, -j नीचे, मैंने बताया के बाहर माइनस के अंदर, ठीक। तो 4 है -3i यानी कि i, यानी कि 1i लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो 1i। ऐसे कैसे, इसको तो उस फॉर्मूले से करते हैं, फॉर्मूले से करते देखो F जोड़ क्या बन जाता है F1 F2, क्योंकि P - Q ये आता है जब एंगल कितना हो 180 हो, भाई ये इस साइड जा रहा है, ये इस साइड जा रहा है, तो एंगल कितना बन रहा है यहाँ पर 180, ठीक है, विपरीत है, यानी कि कितना हो जाएगा इसका 4 जो मैग्नीट्यूड है, इसका 3 है, यानी कि P - Q कितना हो 3, ठीक है, कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है 1। अब देखो उसी प्रकार यहाँ देखो, यहाँ आप देखोगे यहाँ पर कितना 4i प्लस F2 3j, ये हो जाएगा इसका 3j न्यूटन, ठीक है, ये हो जाएगा F। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे कैसे, साफ बात है, मैग्नीट्यूड कैसे आ जाएगा आपको पता फॉर्मूला, जब एंगल 90 डिग्री हो तो क्या होता है P स्क्वायर √P² प्लस Q², यानी कि F इक्वल क्या हो जाएगा √4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25, तो √25 5 न्यूटन, समझ गए। यानी कि कुल मिला के यहाँ पे क्या लगेगा 5 न्यूटन का एक बल जाएगा यहाँ पे, रिजल्ट कितना जाएगा 5 न्यूटन का। क्यों भाई, क्या कर रहा है, एक बंदा इसको F1 से इस साइड खींच रहा है, 4 बल से इस साइड खींच रहा है, एक बंदा 3 से ऊपर खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, एक ऐसे खींच रहा है, तो ये जाएगा किस साइड, ना तो ऐसे जाएगा ना ऐसे जाएगा, ऐसे बीच में जाएगा, समझ गए। एक इस साइड खींच रहा है, एक ऊपर खींच रहा है, तो ये कैसे जाएगा, ये बीच में जाएगा, इस बीच की गति कैसे होगी, बीच में होगी, ठीक है। और उसकी मान कितना होगा 5 न्यूटन, मैग्नीट्यूड कितना होगा 5 न्यूटन। उसी प्रकार इसको देखोगे तो इसमें इस साइड से लग रहा है 4, इस साइड से लग रहा है 3, तो टोटल एक किस साइड लगेगा, इस साइड लगेगा 1i, आई वाली डायरेक्शन में, देख लो, ठीक है। जबकि इसलिए देखोगे दोनों सेम डायरेक्शन में, तो टोटल 7i मिलके इसी आई डायरेक्शन में हो जाएगा। जबकि इसमें देखो ये 4i ऊपर, सॉरी 4i इस साइड, 3j इस साइड, यानी कि इस साइड भी मूव करेगा, इस साइड भी मूव करेगा, यानी कि कैसे चलेगा, ऐसे चलेगा बीच में। जब भी कभी ऐसे चलेगा तभी तो वो इस साइड भी मूव होगा और इस साइड भी मूव होगा, समझ गए। किसी भी पॉइंट को देखो तो अगर यहाँ भी देखो तो ये वाला पॉइंट इस साइड भी मूव हुआ है और ये ऊपर भी गया है, ठीक है, बात क्लियर। चलिए यहां पर ये सदिश योग होता है खत्म, ठीक है। आगे अगली क्लास में अपन पढ़ेंगे चीजें, सदिशों का वियोजन भी पढ़ना था आज की क्लास में, लेकिन क्लास लंबी हो जाएगी, इसलिए इस क्लास को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। हालांकि टाइम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप समझ लो चीजों को, काम आएगी बहुत ज्यादा, ठीक है ना। कभी आप कंफ्यूज नहीं होंगे किसी भी चीज में, ठीक है। थैंक यू सो मच।